नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्राचीन इतिहास के ऐसे वंश की बात करने के लिए जा रहे हैं जो वंश चमत्कारों से भरा हुआ है। उसे ही चमत्कार कह दिया जाता है, मिथ्या कह दिया जाता है। और एक्सपेरिमेंट के द्वारा अगर वैज्ञानिक वहां तक पहुंच जाते हैं तो उसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी कह देते हैं। हमारे प्राचीन भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जो उदाहरण आज भी हमारे लिए स्वप्न बने हुए हैं। ये मान लीजिए वो आभासी लगते हैं, वर्चुअल लगते हैं, लेकिन भविष्य में कभी जब उस टेक्नोलॉजी का विकास होगा तब कहेंगे कि भारतीय इतिहास में ये सत्य कहा गया था, ऐसी टेक्नोलॉजी पृथ्वी पर उपस्थित थी। आ जाइए, ऐसे ही रोमांचकारी वंश, रोमांचकारी साम्राज्य, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाने वाला गुप्त साम्राज्य की बात करने के लिए हम जा रहे हैं। गुप्त काल, मौर्य वंश के पतन के बाद में भारत में छोटी छोटी सत्ताएं स्थापित हो गई। कोई एक केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी जो पूरे भारत को एक साम्राज्य के रूप में या बड़े साम्राज्य के रूप में व्यवस्थित कर सके। उसके बाद गुप्त वंश ही वो वंश था जिसने केंद्रीकृत व्यवस्था दी। हम कह सकते हैं कि एक बड़े भूभाग पर कब्जा किया और चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यहाँ तक कि आयरन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं जिन्हें देखकर आज भी आज के वैज्ञानिक रोमांच से भरे हुए हैं और बड़े परेशान से हैं। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। कुतुब मीनार परिसर में खड़ा हुआ मेहरौली लोह स्तंभ जो गुप्त काल का ही है। ऐसी आयरन टेक्नोलॉजी जो इतनी पुरानी होने के बाद भी आज तक, इतने वर्षा काल बीतने के बाद उस पर जंग नहीं लगी है। आ जाइए, उसी गुप्त काल की स्वागत करने के लिए, उसी गुप्त काल के शुरुआत करने के लिए हम जा रहे हैं। गुप्त वंश का संस्थापक वैसे तो श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन श्रीगुप्त का जो टाइटल था, उपाधि थी, वो महाराज की उपाधि थी। और उस समय महाराज स्वतंत्र राजा नहीं हुआ करता था, वो किसी का सामंत हुआ करता था। अर्थात छोटे राजा महाराज की उपाधि धारण करते थे, सामंत राजा होते थे वो। तो ऐसा माना जाता है कि श्रीगुप्त सामंत था, वो टैक्स पेयर था, किसी को टैक्स पे करता था। भारत में उससे भी बड़ा कोई राजा था। उत्तर भारत में गुप्त काल से पहले कुषाण वंश था। ऐसा हो सकता है कि श्रीगुप्त कुषाण वंश के राजाओं के अधीन हो। श्रीगुप्त ने महाराज का टाइटल लिया। श्रीगुप्त का एविडेंस हमें प्रभावती गुप्त के पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलता है, मतलब पूना ताम्रपत्र लेख से। इसके अलावा प्रभावती गुप्त का हमें एक रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख भी मिला है। अच्छा, अगर ये जाने कि ये प्रभावती कौन थी, तो गुप्त वंश में एक महान शासक हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये उन्हीं की बेटी थी प्रभावती गुप्त। और गुप्त काल को जानने के बारे में अगर उसके ऐतिहासिक स्रोतों की बात की जाए, एविडेंसेस की बात की जाए, तो प्रभावती गुप्त के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। उससे हमें पता चलता है। तो श्रीगुप्त के बारे में हमें प्रभावती गुप्त के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, नासिक वाले से, पुणे वाले से। इसके बाद बताते हैं कि घटोत्कच नाम का राजा गुप्त वंश में बैठा। घटोत्कच ने भी महाराज का ही टाइटल लिया और घटोत्कच की जानकारी हमें रिद्धपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ये भी प्रभावती गुप्त का ही है। संस्थापक तो श्रीगुप्त हो गया, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में 319 AD में उनका कोरोनेशन हुआ और उसी समय उन्होंने गुप्ता कैलेंडर बनाया, मतलब गुप्त संवत चलाया। हाँ, शक संवत के बाद चलने वाला ये महत्वपूर्ण कैलेंडर था। चंद्रगुप्त प्रथम ही वो महान राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल पहली बार धारण किया। महाराजा धीराज प्रथम स्वतंत्र राजा। हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। चंद्रगुप्त प्रथम को मगध, द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि मौर्य वंश के बाद में गुप्त वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी पाटलिपुत्र थी।
दोबारा पाटलिपुत्र राजधानी बनना मगध की ओर इशारा करता था। इसीलिए गुप्त वंश को द्वितीय मगध साम्राज्य, सेकंड मगध एम्पायर भी कहा जाता है। और सेकंड मगध एम्पायर का फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहा जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के सिक्के मिले हैं, उसने सोने के सिक्के चलवाए थे। उसके सिक्कों पर एक तरफ तो लक्ष्मी माता का चित्र है, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी कुमार देवी जो लिच्छवी की थी, और वह स्वयं बैठा हुआ है, इस तरीके का चित्र बना है। ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी से विवाह करके अपने साम्राज्य को और मजबूत कर लिया था। लिच्छवी गणराज्य प्रारंभ काल से ही शक्तिशाली गणराज्यों में से गिना जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि कुमार देवी उसकी पत्नी थी जो लिच्छवी की राजकुमारी हुआ करती थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे उसका साम्राज्य पश्चिम में नाग वंश की सीमाओं तक लग गया, जबकि दक्षिण में वो जो आज का झारखंड का क्षेत्र है उस क्षेत्र तक पूरी तरीके से फैल चुका था उसका साम्राज्य। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजा बना। समुद्रगुप्त को अश्वमेघ पराक्रमांक, अप्रतिरथ और भारत का नेपोलियन नाम के टाइटलों से सम्मानित किया जाता है। समुद्रगुप्त ऐसा योद्धा था जो एक बार तलवार निकालता था तो एक पूरे क्षेत्र को ही हरा देता था। इसे भारत का नेपोलियन विंसेंट आर्थर स्मिथ ने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की एक किताब में कहा है। ये बताते हैं कि नेपोलियन का टाइटल इसे इसीलिए दिया गया था क्योंकि इसने अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में, अपने समय में जितने भी युद्ध लड़े उनमें सभी में ये जीता, किसी भी राजा ने इसे हरा नहीं पाया। इसके युद्धों का वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो प्रयागराज बृहद स्तंभलेख का पार्ट है। ये स्तंभलेख प्रयागराज मेजर पिलर एडिक्ट जो है ये प्रयागराज में ही मिला है। अशोका द्वारा इसे लगवाया गया था, लेकिन अशोका के बाद में जो इसका बीच का भाग है उसमें प्रयाग प्रशस्ति नाम का टाइटल है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय लिखी है। समुद्रगुप्त ने 4 चरणों में अपनी विजयों को पूरा किया। प्रथम चरण उत्तर भारतीय विजयों का चरण है। ये बताया जाता है कि उत्तर भारत में इसने 12 राजाओं को हराया था। फिर दक्षिण भारत, इसने दक्षिण भारत को भी जीता। हम कह सकते हैं कि पूर्वी तट के आसपास जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हीं के साथ साथ ये नीचे की तरफ बढ़ता चला गया और लास्ट में तमिलनाडु के क्षेत्रों तक इसने राजाओं को हराया। इस समय पश्चिमी तट पर वकाटक वंश का उदय हो रहा था, जो एक शक्तिशाली साम्राज्य था। तो ये बताते हैं कि समुद्रगुप्त उधर नहीं गए थे। दक्षिण भारत में इन्होंने कई राजाओं को हराया, लेकिन ये समझ चुके थे कि दक्षिण भारत को कंट्रोल करना उत्तर भारत में बैठकर संभव नहीं है। इसीलिए इन्होंने दक्षिण भारत में ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति चलाई, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ये बताया जाता है कि पहले ये राजा को हराता था, फिर उसका साम्राज्य उसे लौटा देता था, जिससे राजा इसका रेडी हो जाता था और वह हमेशा टैक्स पेयर बना रहता था समुद्रगुप्त का। अपने दुर्ग पर, अपने फोर्ट पर समुद्रगुप्त का ही झंडा लगाता था, तो समुद्रगुप्त के न होते हुए भी वह समुद्रगुप्त के अधीन रहता था। ऐसी पॉलिसी ग्रहण मोक्षानुग्रह की पॉलिसी बोली जाती है, कही जाती है। तीसरे चरण में इसने सीमावर्ती राज्यों को हराया। समुद्रगुप्त के जो भी पड़ोसी देश थे, पड़ोसी राज्य थे, उन सब पर आक्रमण किया इसने और सभी को पराजित करके ये ज्ञात करवा दिया कि ये साम्राज्य समुद्रगुप्त का है और इसे जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चौथे चरण की अगर हम बात करें तो आटविका विजय के रूप में लिखी हैं, जो प्रयाग प्रशस्ति में ही लिखी हैं, इलाहाबाद मेजर पिलर एडिक्ट में। आटविक कहते हैं जंगली जनजातियों को, जंगली क्षेत्रों को या फॉरेस्ट एरिया को। तो जो फॉरेस्ट ट्राइब्स थी उन्हें भी डिफीट करके हराकर इसने उनसे भी अपना लोहा मनवाया और जंगली जनजातियों ने भी समुद्रगुप्त को अपना राजा स्वीकार किया। यह है प्रयाग प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करती है। प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त के ही राजकवि
जिनका नाम था हरिषेण, उन्होंने लिखा है। ऐसा बताया जाता है कि महान समुद्रगुप्त ने एक बड़े साम्राज्य को जीतकर और गुप्ता साम्राज्य में मिला दिया था, बहुत सारे राजाओं को हराया। इन्हें लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी के पुत्र थे और कुमार देवी लिच्छवी थी, इसीलिए इनका एक टाइटल लिच्छवी दौहित्र भी है। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रामगुप्त, तो छोटे पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। कि रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुवस्वामिनी, वो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा सुंदर थी, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर देशों तक थे। और आगे क्या हुआ, रामगुप्त ने कैसे शासन किया, चंद्रगुप्त सेकंड जो उनके दूसरे बेटे थे उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से गुप्त साम्राज्य आगे बढ़ा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए आप AGIS के साथ बने रहें। AGIS को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में देखें कि गुप्ता साम्राज्य में आगे क्या हुआ।